नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अक्षर भारती मराठी इसकी छठी कविता बिन भिंतीची शाळा यह एक्सप्लेनेशन के लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसके अर्थ को देख लेते हैं कि इसे सबसे पहले देखते हैं किसने लिखा है। तो ग दी माडगुळकर ने लिखा है, जिनका जन्म 1919 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1977 अर्थात 1977 में हुई। ये एक प्रसिद्ध कवि थे, गीतकार थे, लेखक थे, पटकथा लेखक थे, कादंबरीकार भी थे और गीत रामायणकार भी थे, जिन्होंने गीत रामायण को भी लिखा हुआ है। पटकथा लेख यानी पिक्चर में जो पिक्चर की स्टोरी होती है वो लिखी हुई है, उसकी पटकथाएँ लिखी है। कादंबरी यानी कहानियाँ लिखी हुई है, कविताएँ लिखी है, गीत लिखे हैं, है ना। ऐसे तो जोगिया, चैत्रबन, वैशाखी, पूरिया इत्यादि इनके गीत संग्रह जो इन्होंने गाने लिखे ना, गीत लिखे वो इसमें लिखे हुए। गीत गोपाल, गीत सौभद्र ये इनकी काव्य निर्मिती यानी इसमें इनकी कविताएँ लिखी हुई है। कृष्णाची करंगळी, करंगळी यानी सबसे छोटी उंगली जो अपनी होती है वो, तो कृष्णाची करंगळी यानी कृष्ण ने अपने छोटी सी उंगली पे इतने बड़े गिरधर पर्वत को उठा लिया था, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तुपाचा नंदादीप यानी घी का दिया, नंदादीप यानी जो दीपक होता है उसको बोला जाता है। ये इनके कथा संग्रह, इसमें कथा है। आकाशाची फळे यानी आसमान के फल, उभे धागे आडवे धागे यानी खड़े धागे और आड़े धागे, या कादंबऱ्या यानी ये इनकी कादंबरियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने पद्मश्री हा खिताब देऊन त्यांचा गौरव केला होता, यानी हमारे भारत सरकार ने उनको पद्मश्री ये वाला खिताब दिया है, यानी ये उनको उनका सम्मान किया गया है, उनको क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। प्रस्तुत कवितेत अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व कवीने सोप्या सरळ शब्दात मांडलेले आहे। यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षण का महत्व हमें बताया गया है। और अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो अनौपचारिक शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो हमें प्रकृति से मिलती है ना, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और औपचारिक शिक्षा यानी हम जो जाकर स्कूल में फीस भरकर पढ़ते हैं, हमें एक एक विषय के लिए अलग अलग टीचर आती हैं पढ़ाने के लिए, यानी फ़ीस भरकर हम उन विषयों को जाकर औपचारिक रूप से पढ़ते हैं, उसे हम औपचारिक शिक्षण बोलते हैं। और ये हमारा अनौपचारिक शिक्षण है। ठीक है, आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं इसको समझने की। इसमें हमें प्रकृति के कितनी चीज़ों को बताया गया है जिनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, और कैसे प्रकृति हमें सिखाती है कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। तो देखिए, बिन भिंतीची उघडी शाळा, बिन यानी बिना, भिंतीची यानी दीवार के, भिंत यानी दीवार होता है, उघडी यानी खुली, शाळा यानी स्कूल, लाखों इथले गुरु, गुरु यानी टीचर, इथले यानी यहाँ के, झाडे वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करू, झाड़े यानी झाड़, वेली यानी क्रीपर जो ऊपर चढ़ते हैं किसी के सहारे से, जैसे मनी प्लांट, पशु यानी आपको पता है, पाखरे यानी जो भी बर्ड्स होते हैं वो, है ना। आणि यांशी गोष्ट करू, गोष्ट यानी बात, यांशी यानी इनसे बात करें। तो हमें जो पहली लाइन, 4 लाइनें हैं, इनका अर्थ समझ में ये आता है कि यहाँ बोला गया है बिन भिंतीची उघड़ी शाळा, यानी बिना दीवार की जो खुली स्कूल है, यहाँ के लाखों इथले गुरु, यहाँ के लाखों गुरु है, लाखों टीचर है। हर एक चीज़ जो इस आसमान के नीचे है वो सब हमारी टीचर है। पहाड़, झाड़, बर्ड्स, उसके बाद में मधुमक्खियाँ, यहाँ पे मधुमक्खियाँ हमें दिख रही है, पानी, ओढ़े, हरियाली, घास फूस, तितलियाँ, जो भी हमें दिख रहा है ये सब क्या है, यहाँ पे हमें चींटियों का घर दिखाई दे रहा है जो ब्राउन कलर का है। ये सब कुछ क्या है, हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे हमारे लाखों गुरु होते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं बिन भिंतीची उघड़ी शाळा, लाखों इतले गुरु, यानी बिना दीवारों की खुली स्कूल है और इसमें हमारे लाखों गुरु है। झाड़े वेली पशु पाखरे, यहाँ झाड़, वेल और पशु, पाखरे यानी पक्षी, ये सब यांशी गोष्ट करूँ, आइए हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं, गप्पा मारते हैं, इनके साथ में ये हमें क्या क्या सिखाते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि हम इनसे बात करेंगे और ये हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है। सबसे पहले तो झाड़ के बारे में हमें बताया ना, झाड़े वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करूँ। तो झाड़ जो होता है हमें क्या सिखाता है, एक तो झाड़ हमें विनम्रता सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी समय में विनम्र बने रहो, क्योंकि झाड़ क्या करते हैं, फल लगने के बाद में अपने आप को झुका देते हैं अपने फल दूसरों को देने के लिए। मतलब कुछ चीज़ को प्राप्त करने के बाद वे अकड़ के खड़े नहीं रहते, बल्कि किसी भी चीज़ को उनकी
उनका धन क्या होता है, पेड़ का धन है उनके फल। तो वो धन प्राप्त करने के बाद में अकड़ते नहीं, बल्कि झुक के दूसरों को वो दान में दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि पेड़ों से हमें विनम्रता को सीखना चाहिए। और पेड़ कैसा होता है, ध्यानस्थ ऋषि के समान बैठा हुआ होता है ना। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी जोर से हवा चले, चाहे कैसा भी मौसम हो, वो एकदम ऋषि के समान, एखादे सन्यासी के समान उस जगह पर तटस्थ एकदम स्थिर खड़ा रहता है। उससे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और चाहे कैसा भी मौसम की मार हो, चाहे कुछ हो, वो हर मार को जो है सहन करता रहता है। ये यहाँ पे हमें इसकी सहन शक्ति भी पता पड़ती है। इससे हमें विनम्रता भी मिलती, विनम्रता का गुण भी हमें इसका पता पड़ता है। तो हमें विनम्र रहना चाहिए, अपने जीवन में हमें तटस्थ रहना चाहिए, ये हमें झाड़ से पता पड़ता है। आगे देखते बघू बंगला ह्या मुंग्यांचा। चींटियाँ जो होती है वो क्या करती है, सब मिलके मिट्टी को मुंह में ला ला के रवे के समान दानों से जो है अपना घर बना लेती है। तो यहाँ पे जो है चींटियों के बंगले के बारे में बात की गई है। यानी चींटियाँ जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पे बताया गया है कि चींटियाँ अपना बंगला बनाती है। अब चींटियों का बंगला कैसा होता है, तो देखो ये वाला जो है, ये ब्राउन कलर का ये चींटियों का बंगला है, जो इस आकार में बना हुआ है ना, ये चींटियों का बंगला है। वो मुंह से मिट्टी ला ला के पूरी मिट्टी जो है उपजाऊ भी बना देती है इस तरीके से। यानी मिट्टी को पूरा मिट्टी को खोदेंगे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे करने से क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी मेहनत हमें दिखाई गई है। तो चींटियों से हमें क्या करना सीखना चाहिए, तो हमें मेहनती गुण सीखना चाहिए, मेहनत करना सीखना चाहिए। चींटियों से हमें एकता का गुण भी सीखना चाहिए, कैसे एक होकर वे सब कार्य करती है ना। आज्ञाकारी होती है चींटियाँ, उनसे हमें आज्ञाकारिता का गुण भी सीखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन में सीधी चलती है और सीधी लाइन में ही आती है वापस। बड़े से बड़ी चीज़ अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा भार वे सब इकट्ठे मिलकर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। इतनी ताकत उनकी एकता में होती है। ठीक है, ये हमें सब गुण किससे सीखने को मिलते हैं, चींटी से सीखने को मिलते हैं। आगे बोल रहे हैं फुला फुलांचे रंग दाखवी सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा। भुंग्या यानी क्या, भंवरे, जो फूलों के ऊपर मंडराते हैं ना, उनको बोलते हैं भूंगे। अब देखिए ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं, भूंगे यानी कि भंवरे। तितलियाँ अलग होती है और भूंगे अलग होते हैं, ये भंवरे हैं। और जो तितलियाँ देखो ये बटरफ्लाई है यहाँ पे, है ना। तो तितली अलग होती है और भूंगे अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, यानी वो जो भंवरे फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, उन भंवरों का जो आवाज़, गुनगुन गुनगुन का आवाज़ आता है। आपको मालूम है गुनगुन करते भंवरे, तो यानी भंवरों का आवाज़ जो होता है वो गुनगुन का होता है। तो उनका जो सुर है गुनगुन का, उसको सुने हम। क्या कैसे करते हैं, वो एक ही फूल के ऊपर मंडराते रहते हैं। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, एक ही स्थान पर मंडराते रहना सीखना चाहिए। यानी कि एक चीज़ के पीछे लगकर उस कार्य को पूरा करना हमें सीखना चाहिए। फुला फुलांचे रंग दाखविते फिरते फुलपाखरू। और यहाँ पे तितलियों के बारे में बताया गया। तितलियों के पंख फूलों के समान रंग बिरंगे होते हैं। और फुला फुलांचे रंग यानी उनके पंखों में हमें कई तरह के फूलों के रंग दिखाई देते हैं। लाल, पीले, नीले, हरे, है ना, अलग अलग तरह के जो होते हैं तितलियों के पंख होते हैं। वो फूलों के ऊपर मंडराती है तो वो खुद ही फूल के समान हमें दिखाई देती है। तो उन घूमने वाले फूल पाखरुओं को देखे, ऐसा यहाँ कहा गया है। हिंडू ओढ़े धुंडू ओढ़। अब यहाँ पे हिंडू ओढ़े, ओढ़े यानी बारिश के दिनों में जो पानी पहाड़ों पर से गिरता हुआ नीचे आ जाता है और फिर नदी नाले भर जाते हैं। तो नदी नाले जो भरे हुए हैं उनको ओढ़े बोला जाता है। तो हिंडू यानी घूमना, ओढ़े यानी बारिश के पानी से भर के बहने वाले नदी नाले, उनको ओढ़े बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हिंडू ओढ़े यानी उन ओढ़ों को हम घूम घूम कर देखे। धुंडू ओढ़, ओढ़ यानी मोड़, ओहड़ यानी ओहोटी भी होता है। समुद्र का भरती और ओहोटी दोनों काल होते हैं ना, तो ओहोटी को ओहड़ भी बोला जाता है। परंतु यहाँ पे उसका मीनिंग है कि जो भी बारिश का पानी ज़मीन पर आता है तो वो बहते बहते कितने मोड़ लेता है। तो उन मोड़ों को हम देखें, वो किधर किधर मुड़ते हुए चला जा रहा है, उसको हम ढूंढे। तो यहाँ कहा गया है कि हम ओढ़े घूम घूम कर ओढ़े देखे और ओहड़ जो है उनको ढूंढे। झाडावरचे काढू मोहळ, ये जो मधुमक्खियों का यहाँ पे छत्ता है ना, इसको मोहड़ बोला जाता है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते को, इसका नाम होता है मोहड़। ये जो ब्राउन कलर का छत्ता बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मोहड़ बोलते हैं। तो बोल रहे हैं
झाड़ावरचे काढ़ू मोहड़। वो बोले चलो हम ये सब पानी वगैरह ओड़े देखेंगे, ओहड़ ढूंढेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रकृति में घूम घूम कर हम इन जो मधुमक्खियों ने मोहड़ तैयार करके रखा है, शहद तैयार करके रखा है, उसको निकालेंगे। चिड़त्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करूँ। ये जो मधमाशी होती है अर्थात हनी बीज होती है, मधुमक्खियाँ, ये इनको अगर टच कर दे इनके छत्ते को तो बड़ी चिढ़ जाती है, डसती है मतलब काटती है ना। तो इनसे इनका जरा हम सामना करना भी सीखें, यानी मुश्किलों का सामना करना। यहाँ पे हम इन मधुमक्खियों के साथ में मुश्किलों का सामना करना सीख रहे हैं ना, तो वो सीखे। उसके अलावा मधुमक्खियाँ क्या करती है, मिठास इकट्ठा करती है, हर जगह से जो है मिठास लेकर आती है और ये जो मोहड़ है अर्थात छत्ता है इसके ट्यूब्स में इकट्ठा करती है। तो उनसे मिठास को इकट्ठा करना सीखना चाहिए। उसके बाद में भल्या सकाळी उन्हात न्हाऊं एन दुपारी पर्ह्यात पोहू। बोले भल्या सकाळी यानी अल सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग में जो है जो कोमल कोमल धूप होती है उस धूप में हम बैठकर नहाए, धूप से नहाए। उन्हात नहाऊं यानी धूप से नहा ले, है ना। विटामिन डी के लिए सुबह की कोमल धूप बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं भल्या सकाळी उन्हात नहाऊं यानी धूप में बैठें, एन दुपारी पर्ह्यात पोहू यानी पानी के जो तालाब होते हैं उनमें हम दोपहर के समय में जाकर और तेरे, पोहू यानी तेरे, नहाऊं यानी नहाना, उन्हात यानी धूप में, ये सब यहाँ पे इनका मीनिंग है। एन दुपारी यानी भर दोपहर में, पर्ह्यात पोहू यानी वहाँ तालाब में हम तैरने के लिए जाए। सायंकाळी मोजू चांदण्या गणती त्यांची करू। सायंकाळ यानी शाम को, मोजू यानी गिनना, चांदण्या यानी तारे। तो बोले शाम के समय हम आकाश में के तारों को गिने आणि गणती त्यांची करूँ यानी उनकी गिनती करें, उनकी संख्या गिने कितने हैं क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, धूप के महत्व को बताया गया है। धूप क्या होती है, कोमल धूप अच्छी होती है। उसके बाद में शाम को जो है चांद तारे जो निकलते हैं उनको गिनना, उनका जो समय पर आना समय पर जाना, यहाँ पर जो है अनुशासन हमें दिखाई देता है ना। तो इस तरीके से इस कविता का अर्थ आपको कैसा लगा, समझ में आया क्या, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से, मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को याद रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद।